ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी सैन्य अड्डे पर एयर स्ट्राइक का दावा है। सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा है। अमेरिकी हमले में आईआरजीसी को बड़े नुकसान की आशंका है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से ईरान पर एक और बड़े हमले का दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक प्रमुख सैन्य अड्डे को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, जिससे सैन्य ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचने की बात है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस हमले से ईरान की आईआरजीसी को बड़ा नुकसान हुआ है। कैप्टन साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका और इस युद्ध के बीच मैं लौटूंगा, आपके पास सवाल लूंगा, लेकिन एक बार इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो ये समझ सकें कि अब जो अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है वो हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर अमेरिकी एयर स्ट्राइक की, पूरा इलाका आपको आग के इन लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा होगा और हवा में उठता ये काले धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका अब अपने हमलों की डेंसिटी, अपने हमलों की मारक क्षमता और तेज करता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसने आईआरजीसी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और आईआरजीसी जो अमेरिका को लगातार बदला लेने की बात कहती हुई नजर आती है, लेकिन अब आईआरजीसी को बड़े नुकसान के दावे के बीच ये तस्वीरें और इन तस्वीरों का जारी किया जाना इसी मकसद से कि ईरान के इरादों को, ईरान के पैर के नीचे से उस जमीन को खींच लेगा अमेरिका, जो जमीन ईरान को अब तक किस सहारा दे रही थी। कैप्टन साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, आईआरजीसी के ठिकाने पर यह बहुत बड़ा हमला है और अगर यह हमला वाकई आईआरजीसी के ठिकाने पर ही किया गया है तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो तस्वीर आपके सामने है। जी हाँ वैभव जी, आपने जो तस्वीर दिखाई है इसका इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद फाइटर पायलट था, मिग-23 उड़ाता था और ट्रेनिंग के दौरान हम एक बार बॉम्ब बताइए गिराया कि करते थे। ये इतना बड़ा अटैक, कितने बम, कितनी मिसाइलें मारी गई होंगी कि इतना विध्वंसक ये सब कुछ है। हाँ वैभव, अगर आप इस वीडियो को देखें, इसमें प्राइमरी जो अटैक है जी। वो जाहिर बात है कि करीबन 4 या 8 बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराए गए हैं। हम्म, लेकिन इतना बड़ा जो सेकेंडरी इफेक्ट है वो इसलिए हो रहा है कि वहां पर लग रहा है कि आईआरजीसी का वेपन स्टोरेज डिपो था, यानी हथियारों का भंडारण था। आईआरजीसी में बाय हैबिट वो क्या करते हैं कि जमीन के नीचे सुरंगें बना लेते हैं। हम्म, जमीन के 100 फीट नीचे अगर आसपास कोई पहाड़ है तो उसमें एक सुरंग खोद लेते हैं, 100 मीटर 200 मीटर गहरी, और उसके अंदर अपने हथियारों को, ड्रोन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स को रखते हैं। हम्म, तो सेकेंडरी एक्सप्लोजन जो है, जो देखिए, पहले उन्होंने 4 या 8 बॉम्ब गिराए अमेरिका ने, और उसके बाद जो धमाका हुआ उससे वहां पे जो वेपन स्टोरेज में जो सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स या मिसाइल्स थे या आईआरजीसी के बॉम्ब्स थे, टैंक के गोले, तोप के गोले, वो फटे। तो हम्म, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। हम्म, आमतौर पे ऐसा एक्सप्लोजन करने के लिए जैसे हम लोग जब बॉम्बिंग करते थे, जी। अगर टारगेट ज्वलनशील है तो हम लोग ज्वलनशील टारगेट के ऊपर, जैसे रिफाइनरी हो गया, जी। ऑयल स्टोरेज भंडार हो गया, तो हम उसके ऊपर 2 4 या 6 बॉम्ब्स गिराते थे, जिसमें कि फास्फोरस होता था, हम्म, एल्युमिनियम कंपाउंड होता था। हम्म, तो शुरुआती दौर में क्या होता है, वो फास्फोरस जो बम्स हमने गिराते थे प्रैक्टिस के दौरान, मैं जी। अपनी बात कर रहा हूँ, जी। फास्फोरस और एल्युमिनियम का जो मिश्रण है वो जलना शुरू हो जाता था, जैसे फुलझड़ी जलती है। हम्म, और फिर जो ऑयल स्टोरेज भंडार है उसमें आग लग जाती थी, धमाका होता था। हम्म। ये भी उस जैसा ही कुछ लग रहा है। जी कैप्टन साहब, ये मानकर चला जाए कि अगर ऐसे 5-6 हमले और अमेरिका कर देगा तो ईरान तो फिर बैकफुट पर आ जाएगा। जिस अस्त्र शस्त्र के भंडारण, मिसाइल भंडारण की बात वो कर रहा है और ऐसे उसके मिसाइल ठिकाने ध्वस्त होते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है 5-6-10 हमले और ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद ईरान बैकफुट पर आ जाएगा फिर तो। हाँ वैभव जी, होता ही है कि युद्ध के समय ये आशंका कि दुश्मन हमारे वेपन सिस्टम्स को, यानी अमेरिका ईरानियन
भंडारण अस्त्र शस्त्र रखने की जो भंडारण व्यवस्था है उस पर हमला करेंगे, ये हमेशा 100% समझ होनी चाहिए। तो दो तीन तरीके किए जाते हैं। एक तो है कि सारे वेपन सिस्टम्स को एक जगह नहीं रखा जाता, जी। उनको पूरे देश में बांट दिया जाता है। मसलन अगर 400 बॉम्ब रखे हैं तो 100 बॉम्ब उत्तर भारत में रख दो। अगर 400 बॉम्ब रखने हैं तो उसमें से 400 बॉम्ब में से 100 बॉम्ब पूर्वी ईरान में रख दो, 100 बॉम्ब उत्तरी ईरान में रख दो। और एक जगह पे भी अगर एक बॉम्ब स्टोरेज भंडारण है, समझिए यहाँ पर कहीं पे हमें 100 बॉम्ब रखने हैं, तो उन बॉम्ब्स को भी एक साथ नहीं रखा जाता, उनकी स्टैकिंग अलग अलग करते हैं कि यहाँ पर 10 बॉम्ब रख लिए, फिर बीच में 200 मीटर का गैप, वहां पर 10 बॉम्ब रख लिए, फिर और 200 मीटर का गैप, वहां पर 10 बॉम्ब रख लिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि दुश्मन के एक ही हिट से सब कुछ ना तबाह हो जाए। जी। जी। और आपको लग रहा है ईरान इस रणनीति को फॉलो अप कर रहा होगा? अमूमन कर तो रहा ही होगा, तभी वो इतना कॉन्फिडेंस है ना सर? जी हाँ वैभव जी, देखिए अब ईरान की फौज में भी हमारी फौज की तरह से कर्नल्स ब्रिगेडियर्स हैं, और जाहिर बात है वो भी हाईली प्रोफेशनल होंगे। और दुश्मन क्या हमला कर सकता है, करेगा। दुश्मन किस तरह से हमला करेगा उसका भी एक एनालिसिस होता है। पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है कि शत्रु क्या कर सकता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कैप्टन ये साहब, एक आपको नहीं लग रहा है डेली कि ईरान को इस युद्ध से अब तक बैकफुट पर चले जाना चाहिए था? क्योंकि पहले दौर की जो बातचीत हुई थी, टेबल टॉक हुई थी, इस टेबल टॉक में 14 बिंदु बनाए गए, 60 दिन का पूरा एक टाइम फ्रेम था, और हम और आप ही इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जो ये 14 बिंदु बनाए गए हैं, अगर ये बिंदु जस का तस रहते हैं तो ये ईरान के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान युद्ध में कूदा, और अब ये स्थितियां ईरान की। हाँ देखिए, जो एमओयू हुआ था वो पढ़ने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा जी। था। तो एमओयू का ही एक बिंदु था, पांचवा बिंदु जो था, वो कहता था कि अगले 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान के हाथ में दे दिया जाएगा, ओमान के हाथ में भी। और पांचवें बिंदु में अमेरिका का कोई नाम नहीं लिया गया। तो ईरान ने अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हार्मुज में एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। अब जब ईरान एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो जाहिर बात है उसमें कुछ चीजें हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज से जो भी जहाज जाएगा रजिस्ट्रेशन कराए। और ईरान की जो संस्था थी है वहां पर, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत उसको जाने की दे रही थी उन शिप्स को, कि किस देश का जहाज है, क्या झंडा होगा, कहां से आ रहा है, और कहां जा रहा है, क्या और लेके जा रहा है। और सबसे ईरान तो महत्वपूर्ण उससे कैप्टन टोल साहब भी ये नहीं है ले रहा था। कि ये डेडलॉक लगातार आगे बढ़ रहा है, और जितना आगे बढ़ेगा ईरान के लिए मुश्किल है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। एक बात समझ लीजिए,